जनवरी 2024 के शुरुआत में ही एक ऐसी खबर आती है जिसने हर किसी को शॉक करके रख दिया था। और ये खबर थी एक मां के द्वारा अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या का। और जिस मां पर हत्या का आरोप लगा था वो कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि एक डेटा साइंटिस्ट तथा एक बड़ी कंपनी की CEO थी। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सूचना सेठ केस की। आखिर सूचना सेठ केस की पूरी कहानी क्या है और सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या क्यों की? सूचना पुलिस की पकड़ में कैसे आई और अब तक की पुलिस जांच में इस केस के बारे में क्या कुछ सामने आया है? चलिए जानते हैं सब कुछ। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये कहानी हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले सूचना सेठ केस की है। सूचना सेठ मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की तथा आगे चलकर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। ये पेशे से एक AI एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट हैं। सूचना सेठ 100 ब्रिलियंट वुमेन NAI एथिक्स लिस्ट में भी शामिल रही हैं और इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी किया है। इतना ही नहीं, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च फेलो रह चुकी हैं। सूचना के नाम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पेटेंट भी हैं। फिलहाल बेंगलोर में रहकर काम कर रही सूचना सेठ रात के लगभग 11:30 बजे गोवा के कलंगूट बीच के पास मौजूद सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में एंट्री करती हैं। और सूचना ने ये होटल पिछले ही दिनों 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। बुकिंग के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था, मगर अचानक 7 जनवरी को रात के लगभग 9:10 पर सूचना होटल के काउंटर पर कॉल करती हैं और कहती हैं कि मैं अभी इसी वक्त होटल से निकलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक बेहद ही अर्जेंट काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना है। सूचना की बात सुनकर होटल स्टाफ सूचना से कहते हैं कि आप जब चाहें जा सकती हैं। इस पर सूचना जवाब देती है कि मैं अभी जाना चाहती हूँ और मुझे बेंगलोर तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। इस पर होटल का स्टाफ सूचना को कहता है कि टैक्सी से बेंगलोर तक जाना मैम काफ़ी महंगा भी होगा और उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा। इससे बेटर है कि आप फ्लाइट से चले जाइए। होटल स्टाफ के समझाने के बावजूद सूचना एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि जितने जल्दी हो सके मुझे आप एक टैक्सी अरेंज करके दीजिए। सूचना की जिद करने के बाद होटल स्टाफ एक टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करते हैं। कई टैक्सी ड्राइवर तो बेंगलोर तक जाने से मना कर देते हैं, मगर रॉय जॉन डिसीजो नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर बेंगलोर तक जाने के लिए रेडी हो जाता है। इस बात की जानकारी होटल स्टाफ द्वारा सूचना सेठ को दी जाती है और सूचना कहती हैं कि पैसे की चिंता मत कीजिए, मुझे बस टैक्सी दिलाइए। किराया तय होने के बाद थोड़ी देर बाद डिसूजा अपनी कार लेकर होटल पहुंचता है और थोड़ी ही देर बाद सूचना सेठ भी अपना लगेज के साथ होटल के बाहर आ जाती है। रात के लगभग 1 बजे ड्राइवर अपनी इनोवा कार में सूचना सेठ को बैठाकर बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था। अमूमन जब कोई गेस्ट होटल से निकलता है तब उसके कमरे की साफ सफाई की जाती है ताकि दूसरे गेस्ट आकर ठहर सकें। जिस कमरे में सूचना सेठ रुकी थी उस कमरे में भी सफाई के लिए एक होटल कर्मचारी जाता है और जब होटल कर्मचारी अपना काम शुरू करता है तभी उसकी नज़र कमरे के फर्श पर पड़े कुछ लाल धब्बों पर पड़ती है और उन लाल धब्बों को देखकर कर्मचारियों को लगता है कि शायद ये खून के कतरे हैं और इसलिए वो इस बात की जानकारी होटल के मैनेजर को देता है। मैनेजर भी जाकर कमरे में देखता है और फिर तुरंत ही कलंगूट पुलिस स्टेशन में कॉल करके कमरे में मौजूद खून के धब्बों के बारे में बताता है। ये जानकारी मिलते ही कलंगूट स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत ही मौके पर पहुंचती है और वो भी कमरे की तलाशी लेती है और उन्हें भी खून के कई सारे स्पॉट नज़र आते हैं। इसके बाद पुलिस वाले होटल की CCTV फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। CCTV फुटेज में दिखता है कि जब महिला होटल के अंदर दाखिल हो रही थी तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, मगर जब वो रात के लगभग 1 बजे होटल के बाहर निकलती है तो उसके साथ बच्चा नहीं था।
इतना देखते ही पुलिस वाले तुरंत सूचना सेठ के मोबाइल पर फ़ोन करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सूचना सेठ का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी होटल से उस ड्राइवर का नंबर लेते हैं जो ड्राइवर सूचना सेठ को अपनी कार से बेंगलोर ले जा रहा था। पुलिस वाले ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि फ़ोन पैसेंजर को दो। और जब पुलिस महिला वाले से बात करते हैं तो और पूछते हैं कि आपके साथ आपका बेटा भी होटल के अंदर आया था, मगर वापस जाते हुए वो उससे किसी ने नहीं देखा, तो आप बताइए आपका बेटा कहाँ है। तो इस पर सूचना सेठ बड़े आराम से जवाब देती है कि मैंने बच्चे को शाम के समय ही पास में रहने वाली एक अपनी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया था। पुलिस वाले सूचना से उस रिश्तेदार का एड्रेस मांगते हैं जहाँ उसने अपने बेटे को छोड़ा था। पुलिस के कहने पर सूचना सेठ पुलिस वालों को एक एड्रेस लिखवा देती है। तत्काल ही कलंगूट पुलिस सूचना सेठ द्वारा दिए गए एड्रेस पे के नज़दीक थाने में संपर्क करती है और उनसे कहती है कि इस एड्रेस पर जाकर पता करो कि कोई बच्चा वहाँ है या नहीं। अब पुलिस वाले सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाकर बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, मगर शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया था वो एड्रेस तो फर्जी है। इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है, इसलिए अब एक बार फिर से कलंगूट पुलिस वाले कार ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम कार को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चले जाओ और इस बात की भनक पैसेंजर को बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम कार लेकर थाने जा रहे हो। जैसा कि पुलिस वालों ने ड्राइवर को आदेश दिया था, ड्राइवर डिसूजा वैसा ही करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सूचना से ड्राइवर कहता है कि आगे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और अगर हम इस रास्ते से गए तो बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए मैं आपको दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ। फिर इसी बहाने ड्राइवर चुपचाप कार को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्गा इलाके के अमंगला पुलिस स्टेशन में खड़े कर देता है और फिर ड्राइवर कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और एमंगला पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की बात गोवा पुलिस अधिकारियों से करवाता है। गोवा पुलिस के अधिकारी एमंगला स्टेशन के अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के सामान की तलाशी लो। जब यहाँ पुलिस वाले सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस वालों के कहने पर सूचना अपना बड़ा सा बैग खोलती है तो पहले उसमें कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। उसके नीचे बच्चे का खिलौना नजर आता है और ये खिलौना सूचना के बेटे का ही था। जब सभी सामान को वहां से हटाया जाता है तो बैग में सबसे नीचे 4 साल के मासूम बच्चे का शव दिखाई देता है। और जब पुलिस वाले सूचना से कहते हैं कि ये बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की है, तो जवाब में सूचना कहती है कि ये मेरा बेटा है और इसे किसने मारा मैं नहीं जानती। तुरंत ही इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में सूचना के गिरफ्तार होते ही चारों तरफ ही आग की तरह खबर फैल जाती है। उसके बाद गोवा पुलिस भी कर्नाटक आती है और फिर वहां से सूचना सेठ को कर्नाटक पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेजा जाता है और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस हत्या का मोटिव क्या है और इसी लिए पुलिस वाले सूचना सेठ से पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआती पूछताछ में सूचना सेठ कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की हत्या किसने की है, क्योंकि जब मैं सोने गई थी तो मेरा बेटा जिंदा था और जब मैं जागी तो मेरा बेटा मर चुका था, इसलिए मैं इसे अपने साथ बैग में लेकर जा रही थी ताकि मैं इसके साथ हमेशा के लिए रह सकूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस वाले लगभग 10 से 12 दिनों तक लगातार सूचना सेठ से पूछताछ करते रहते हैं, मगर सूचना लगातार एक ही बात की रट लगाई रहती है कि उसे नहीं पता कि बेटे की हत्या किसने की है। खुद को वो बेकसूर बताती रहती है। भले ही सूचना खुद को बेकसूर बता रही थी, मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम से लगभग 36 घंटे पहले बच्चे की तकिए से मुंह दबाकर या फिर गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मतलब कि जिस समय बच्चे की हत्या की गई थी उस समय बच्चा अपनी मां सूचना सेठ के पास ही था। जब कई दिनों की मेहनत के बावजूद सूचना कोई भी जानकारी नहीं देती है तो आगे की पूछताछ के लिए पुलिस वाले कुछ जाने माने साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की मदद लेते हैं ताकि सूचना से सटीक और सही जानकारी निकलवाई जा सके।
मगर उन लोगों की भी मेहनत बेकार चली जाती है। हालांकि इस बीच पुलिस को उस कमरे से कई ऐसे अहम सबूत भी मिल जाते हैं जिससे इस बात को बल मिलता है कि बच्चे की हत्या उसी कमरे में की गई थी। पुलिस की जांच में ये भी सामने आता है कि उस कमरे में सूचना सेठ के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने एंट्री तक नहीं की है और ऐसे में सूचना सेठ का ये कहना कि किसी और ने उसके बेटे की हत्या कर दी है बेमानी नजर आता है। जब पुलिस के सामने सूचना सेठ अपनी जबान नहीं खोलती तो आगे की पूछताछ के लिए जांच में सूचना के पति को शामिल किया जाता है और दोनों पति पत्नी से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है। हालांकि इससे भी बहुत कुछ हासिल नहीं होता। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन की कुंडली खंगालना शुरू करते हैं। जांच में पता चलता है कि सूचना सेठ का पति वेंकट रमन केरल का रहने वाला था। इन दोनों की मुलाकात जॉब के ही दिनों में होती है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक समय के बाद 2010 में शादी कर लेते हैं। शादी के कई साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता बनने के बजाय और बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे हालात इतने ज़्यादा बदतर हो जाते हैं कि दोनों 2023 में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए आवेदन कर देते हैं। दोनों पति पत्नी का डिवोर्स लगभग तय हो चुका था मगर मामला बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना सेठ चाह रही थी कि बेटा उसके साथ रहे जबकि वेंकट रमन चाहते थे कि बेटे की कस्टडी उन्हें मिले। इसी बात को लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। सूचना और वेंकट रमन के बीच बात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि सूचना वेंकट को बेटे से मिलने भी नहीं देती थी और इस बात को लेकर वेंकट अदालत की शरण में जाता है और फिर वहां से फैसला सुनाया जाता है कि हर संडे वेंकट अपने बेटे से मिल सकता है। अदालत वेंकट रमन को महीने का कुछ गुजारा भत्ता देने के रूप में सूचना सेठ को देने का आदेश भी देती है। इस फैसले के बाद काफ़ी समय बाद 10 दिसंबर 2023 को वेंकट रमन अपने बेटे से मुलाकात करते हैं मगर इसके बाद 4-5 संडे यूं ही निकल जाते हैं और वेंकट चाह कर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाते क्योंकि कोई न कोई बहाना करके सूचना अपने बेटे को लेकर बेंगलोर से निकल जाती थी। वेंकट अपने बेटे से न मिल पाए इसीलिए 31 दिसंबर 2023 को भी सूचना अपने बेटे के साथ बेंगलोर से गोवा आ गई थी। यहाँ वो लगभग 3 दिनों तक अलग अलग जगह पर घूमती है, फिर बड़े होटल में रहकर वापस बेंगलोर चली जाती है और फिर 4 दिन बाद ही एक बार फिर से बेटे को लेकर गोवा आती है और 6 तारीख की रात को होटल में एंट्री करती है। और जैसा कि बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शव मिलने के लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या की गई थी। इस होटल में एंट्री करने के 2 घंटे बाद ही सूचना सेठ अपने बेटे की हत्या कर देती है और फिर अगले 18 घंटे अपने वो बेटे के शव के साथ ही होटल के कमरे में बंद भी रहती है। इस दौरान सूचना ने ना तो एक बार भी खाने के लिए कुछ मंगाती है और ना ही किसी से बात करती है। हालांकि इसी बीच जब लगातार बेटे से मिलने के लिए सूचना सेठ के पति वेंकट रमन का कॉल आता है तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती है कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकती हो। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि तब तक तो बच्चे की मौत हो चुकी होती है। इस पूरे मामले में सूचना सेठ का रवैया शुरू से ही बड़ा अजीब लगता है और इसीलिए कुछ लोग दावा करते हैं कि शायद सूचना सेठ मानसिक तौर पर फिट नहीं है और उसने जो कुछ भी किया है शायद पागलपन में किया है और इसलिए गोवा पुलिस द्वारा विशेषज्ञों की मदद से सूचना सेठ के मानसिक संतुलन की भी जांच की जाती है और इस आधार पर अदालत में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा जाता है कि मानसिक तौर पर तो सूचना सेठ बिल्कुल फिट है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब तक सूचना सेठ ने एक बार भी बच्चे की हत्या करने की बात को कबूल नहीं किया है और इसी बीच मार्च 2024 में सूचना सेठ के पिता जय सेठ ने गोवा की एक अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सूचना सेठ की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसकी जांच डॉक्टर के एक पैनल से करवाई जाए और इसी आधार पर इस मुकदमे की स्थिति तय की जाए। गोवा पुलिस इस मांग का विरोध भी करती रही लेकिन इसके बावजूद 4 मार्च 2024 को गोवा की स्थानीय अदालत ने सूचना सेठ की मानसिक स्थिति की जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दिया है। अब आगे डॉक्टर की टीम ये जो भी रिपोर्ट पेश करेगी इसी आधार पर सूचना सेठ का भविष्य तय होगा। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सूचना सेठ एक हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट महिला है
और इसलिए उसे पता है कि कैसे बचा जा सकता है और इसीलिए वो ये सब नाटक कर रही है। अब सच्चाई क्या है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। और एक्सपर्ट की अगर माने तो सूचना सेठ मानसिक तौर पर बीमार पाई जाती है, तो बेटे की हत्या करने के बावजूद वो सभी कानूनी कार्रवाई से बच सकती है या फिर बड़ी ही मामूली सज़ा उसे मिलेगी। अब आगे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आपके अनुसार अगर बच्चे की हत्या का दोष सूचना सेठ पर सिद्ध हो जाता है तो उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर हमारी मेहनत, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सचेत करना है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।